हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम लोग समझेंगे सहमति का अर्थ क्या है। जो चैप्टर है हमारा फ्री कंसेंट का है, पक्षों की स्वतंत्र सहमति, जिसके अंदर हम सहमति का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरण कोहेर्शन का मतलब क्या है, उसकी आवश्यक तत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है, पूरा का पूरा जो कोहेर्शन का टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम सहमति का मतलब देते हैं कि कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना या स्वीकृति देना। जब कोई व्यक्ति हमें प्रपोजल देता है तो हम अपनी सहमति देते हैं, हम अपनी स्वीकृति देते हैं। तो यहाँ पे सहमति का मतलब है कि जो अनुबंध के पक्षकार हैं वो समान अर्थ में अनुबंध की शर्तों को समझते हैं तथा स्वतंत्र रूप से और परस्पर सहमति जताते हैं। तो कंसेंट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, तभी आके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सहमति होनी चाहिए और ये सहमति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो अनुबंध है वो वैलिड बनता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के मुताबिक दो अथवा अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय मानी जाती है जब वो दोनों एक ही बात तथा एक ही भाव में सहमत हो। परिभाषा के मुताबिक सहमति के लिए तीन लिखी बातों का होना जरूरी है कि सहमति के लिए कम से कम दो पक्षकार अवश्य होने चाहिए। पक्षकारों की संख्या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु एक नहीं। नेचुरली एक व्यक्ति अपने आप को ऑफर और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। अनुबंध का विषय एक समय में एक ही होना चाहिए। दोनों पक्षकार एक ही बात एक ही भाव में सहमत होनी चाहिए। जैसे ए बी को कहता है मैंने अपनी बाइक सेल करनी है। ए के पास दो बाइक है, एक ब्लैक कलर की है, एक रेड कलर की है। बी अपनी ब्लैक बाइक सेल करना चाहता है, लेकिन बी सोचता है कि मैं रेड कार खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको लेके एक समानता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि ये सहमति नहीं है। कोई भी प्रभावी अनुबंध तब तक अस्तित्व में नहीं आता जब तक पक्ष अनुबंध की सभी आवश्यक शर्तों पर सहमत ना हो। तो सहमति के लिए विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के विचारों का मिलन होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंसेंसस आइडिया। मस्तिष्क में एकरूपता होनी चाहिए, सर्वसम्मति सहमति होनी चाहिए। जैसे एक अशिक्षित महिला ने ये सोचकर उपहार विलेख पर हस्ताक्षर कर दिए कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने सोचा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर साइन करिए, जबकि ये उपहार गिफ्ट डीड थी, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई सहमति नहीं है, ये समझौता व्यर्थ है। वैध सहमति होने के लिए अनुबंध से संबंधित पक्षकारों में मस्तिष्क की पूर्ण एकरूपता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि दोनों के दिमाग के अंदर एक जैसा भाव होना चाहिए, एक जैसी समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब कि जैसे ए ब्लैक बाइक सेल करना चाहता है तो बी के माइंड में भी ब्लैक बाइक होनी चाहिए कि ए जो है मुझे अपनी ब्लैक बाइक की ऑफर दे रहा है। अगर दोनों के मस्तिष्क में समान एकरूपता नहीं है तो वहाँ पे अनुबंध नहीं होगा। पक्षकारों द्वारा अनुबंध से संबंधित सभी बातों को एक ही अर्थ में समझना चाहिए। यदि एक पक्ष अनुबंध में अनिवार्य किसी बात को दूसरे अर्थ में समझता है और दूसरा पक्ष उसको किसी और अर्थ में समझता है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि पक्षकारों की सहमति नहीं है। तो ऐसा समझौता सहमति के अभाव में व्यर्थ माना जाएगा। तो अनुबंध के लिए एक ही भाव में समान विचार का होना जरूरी है। जैसे रमेश के पास दो कारें हैं, एक सेंट्रो कार है, एक दूसरी स्टीम है। तो वो अपनी स्टीम कार जो है अशोक को बेचना चाहता है। रमेश ने अशोक को प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अशोक समझता है कि रमेश सेंट्रो कार बेचना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में सहमति नहीं है, क्योंकि दोनों जो है सब्जेक्ट को लेके अलग अलग विचारधारे हैं। तो ये अनुबंध जो यहाँ पे व्यर्थ है, ये समझौता। सहमति का अभाव इन कारणों से हो सकता है, जैसे अनुबंध की प्रकृति में के बारे में गलती लगना, जिस पक्ष के साथ अनुबंध किया गया है उसकी पहचान की गलती, अनुबंध के विषय में गलती होने की वजह से।
तो ये हमने समझा सहमति का मतलब क्या है। देखो, सहमति होनी चाहिए जिसमें कंसेंसस एड आइटम आ जाती है कि दोनों पक्षकार जो है चीज़ को मतलब दोनों एक ही अर्थ लगाएं। और स्वतंत्र सहमति का मतलब है कि यहाँ पे जो सहमति है स्वतंत्र है, किसी दबाव पूर्वक नहीं है। धारा 10 के मुताबिक जो एक वैलिड अनुबंध के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्वों का होना ज़रूरी है, तो उनमें से एक तत्व जो है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों में से एक है। तो अनुबंध के पक्षों के बीच में एक सारता होनी चाहिए, वो एक ही अर्थ लगाएं, अलग अलग अर्थ ना लगाएं। अंग्रेजी कानून में इसे सर्वसम्मति के रूप में जाना जाता है। एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए न केवल सहमति का होना जरूरी है, परंतु सहमति का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। पक्षकार अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से समझौते में सहमति व्यक्त करते हैं। न केवल अनुबंध के पक्षों में मन की एकता होनी चाहिए, बल्कि पक्षों की सहमति वास्तविक और स्वतंत्र होनी चाहिए। धारा 14 के मुताबिक सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वो जबरदस्ती या उत्पीड़न, धारा 15, या अनुचित प्रभाव 16, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, या धोखाधड़ी 17, या फ्रॉड, मिथ्या वर्णन 18, या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक 20, 21, 22 गलती के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने समझ लिया सहमति क्या होती है, स्वतंत्र सहमति क्या होती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे उत्पीड़न क्या होता है, कोercion क्या होती है, जिसको धारा 15 जो है परिभाषित कर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 15 के मुताबिक एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसा कार्य करने की धमकी देता है जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो। जैसे ए बी को कहता है कि तू मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर ले, नहीं तो मैं तेरी वाइफ को गोली से उड़ा दूंगा। तो ये चीज़ जो है, देखो ये जो धमकी दी है उसने, ये भारतीय दंड विधान के अंदर वर्जित है। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या उसको धमकी देना उत्पीड़न कहलाता है। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध धमकी का या बल का प्रयोग उसे समझौता करने के लिए मजबूर करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 15 के मुताबिक जो वर्जित कार्य है या उसको करना या करने की धमकी देना या किसी व्यक्ति को समझौता करने के लिए मजबूर करना, उसके लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना उत्पीड़न कहलाता है। इस अनुबंध में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। देखो यहाँ पे जैसे ए ने बी से कहा कि मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर, नहीं तो मैं तेरी वाइफ को या तेरे दोस्त को गोली से उड़ा दूंगा। तो यहाँ पे उत्पीड़न जो होता है ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज़ हैं वहीं से होना चाहिए, किसी तीसरे से भी आ सकता है और किसी तीसरे के प्रति भी हो सकता है। उत्पीड़न किसी के भी द्वारा अथवा किसी के भी किसी के भी प्रति हो सकता है, किंतु इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि दूसरा पक्ष चाहता है कि इस तरह से उसको डरा धमका के वो अपने साथ अनुबंध करने के लिए भी सहमति दे। यहाँ उत्पीड़न को काम में लाया जाता है, वहाँ पर भारतीय दंड विधान का प्रचलित होना अथवा ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे किसी को उत्पीड़ित किया जाता है ताकि वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे, उस वक्त क्या होता है भारतीय दंड विधान वहाँ पे प्रचलित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भारतीय दंड विधान उस समय लागू था या नहीं लागू था। कोई भी काम जबरदस्ती माना जाता है। यहाँ पे जैसे हम धमकी देते हैं तो धमकी का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। धमकी ऐसी होनी चाहिए भारतीय दंड संहिता द्वारा जो वर्जित कार्य है उसके लिए होनी चाहिए। और यहाँ पे जो धमकी हम देते हैं वो दूसरे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के इरादे से दी जानी है। तो यहाँ पे नेचुरली हम चाहते हैं कि वो हम उसको धमकी देते हैं या शेर बल दिखाते हैं, डराते हैं या धमकाते हैं ताकि वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले। जैसे कि चिखम एमरोजो वर्सेस चिखम सुशीमा के केस में था कि आत्महत्या की धमकी देकर एक हिंदू ने अपनी पत्नी और बेटे को
ऐसे था कि एक हिंदू ने अपनी पत्नी और बेटे को धमकी दी कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई के नाम पे कर दो। उसको लगता था कि ये मेरे भाई की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये माना गया, कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या की जो धमकी है वो उत्पीड़न के बराबर है और वहाँ पे वो अमान्य है, वैध नहीं है। जबरदस्ती करने वाला काम ज़रूरी नहीं है अनुबंध के पक्षकार की ओर से ही हो, ये किसी से भी हो सकता है, किसी अजनबी से भी हो सकता है, और ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अनुबंध करने वाला पक्षी हो। जबरदस्ती करने वाला कार्य ज़रूरी नहीं है कि अनुबंध के पक्षकार से ही हो, ये किसी अजनबी से भी हो सकता है, ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो अनुबंध का हिस्सा हो। जैसे ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना घर नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त सी को गोली मार दूंगा। तो यहाँ पे सी जो है देखो अनुबंध की पार्टी भी नहीं है। तो यहाँ पे कोहर्शन जो है, धमकी जो है स्ट्रेंजर को, मतलब उसके फ्रेंड को मतलब दी गई है। ए बी से कहता है, ए और बी अनुबंध की पार्टी है लेकिन जो सी है वो स्ट्रेंजर है, उसको कहा गया कि गोली से उड़ा दूंगा। तो इसकी जो आवश्यक तत्व है कि ऐसा कोई कार्य करना जो कानून द्वारा वर्जित हो, ऐसे कार्य करना जो भारतीय दंड अधिनियम द्वारा वर्जित हो, उत्प्रेरणा उत्प्रेरणा कहलाता है। जैसे हत्या करना, डाका डालना और शव का दाह क्रिया से रोकना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं केस के अंदर रंगना कमा बनाम अलवर सती के केस में एक 13 वर्षीय विधवा होती है, उसके पति का देहांत हो जाता है। तो उसके पति को शव को दाह क्रिया के लिए उठाने से रोका जाता है कि जब तक कि वो एक लड़के को गोद नहीं ले लेती। तो लड़के को गोद लेने की हामी नहीं भर देती, तो वो भर देती है, तभी उसके पति का शव का दाह संस्कार करने की उसको इजाज़त दी जाती है। तो अदालत यहाँ पे ये फैसला सुनाती है कि उस पर जबरन गोद लेने का दबाव बनाया गया, तो ये जो फैसला है वो अमान्य है। उसी तरह भारतीय दंड संहिता वर्जित कोई भी कार्य करने की धमकी देना, ना वो केवल कार्य जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड के अंदर वर्जित है, बल्कि उस कार्य को धमकी देना भी उत्पीड़न कहलाता है। जैसे किसी को भय दिखाना, डराना धमकाना, वो भी उत्पीड़न कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आत्महत्या की धमकी देकर एक हिंदू ने अपनी पत्नी और बेटे को अपने भाई के पक्ष में संपत्ति के रिहाई के लिए प्रेरित किया, जिसके बारे में उसका दावा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके भाई की है। तो यहाँ पे जो आत्महत्या की धमकी है वो भी ज़बरदस्ती के बराबर है और यहाँ पे वो अमान्य है, अवैध है। किसी भी संपत्ति को अवैध रूप से जब्त करना, संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना भी ज़बरदस्ती कहलाता है। जैसे एक एजेंट था, उसके पास व्यापार से संबंधित हिसाब किताब की बुक्स थी, तो उसकी जगह पे दूसरा नया एजेंट रखा गया, तो उसने हिसाब किताब की बुक्स उसको नहीं दी। उसने कहा कि हिसाब किताब की बुक्स मैं तभी दूंगा जब मुझे सभी दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। तो प्रधान को उसको मुक्ति पत्र देना पड़ा। तो ये जो मुक्ति पत्र था उसने उत्प्रेरणा के द्वारा प्राप्त किया गया और ये अवैधानिक था। किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेने की धमकी देना भी उत्प्रेरणा कहलाता है। यहाँ पे था कि बंसराज वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मामले में सरकार ने पुत्र को कहा कि जुर्माने की राशि भरो, नहीं तो तुम्हारे पिता की जो संपत्ति है वो जब्त करने की धमकी दी। तो ये भी क्या है कि ये जो कार्य है जबरदस्ती उत्पीड़ना के अंदर आता है। ये बात मायने नहीं रखती कि उस समय या उस स्थान पर इंडियन पीनल कोड लागू था या नहीं, पर यह ज़रूरी है कि वहाँ पे शारीरिक बल का प्रयोग किया गया। जैसे ए समुद्र में जा रहे थे, जहाज पर बी को जान से मारने की धमकी दी और धमकी दे के उसने एग्रीमेंट अपने नाम पे साइन करवा लिया। तो यहाँ पे कोहेशन है, ये शारीरिक बल का प्रयोग किया गया। भारतीय दंड संहिता जो है समुद्र में लागू नहीं होती, और ये भी उत्पीड़ना के अंदर आती है।
उत्पीड़ना के अंदर शामिल है शारीरिक कष्ट देना या धमकी देना, डर दिखलाना या धमकी देना, भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित कोई भी कार्य करने की धमकी, ऐसा कार्य करना जो भारतीय दंड अधिनियम द्वारा वर्जित हो, उत्प्रेरणा कहलाता है। जैसे हत्या करना, डाका डालना और शव डेड बॉडी को दाह क्रिया के लिए रोकना, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या उसको अवैध रोकने से धमकी देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका जो है इसकी इफ़ेक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है। देखो, जहाँ पे जो पीड़ित पक्ष है जिसके ऊपर शारीरिक बल का प्रयोग किया गया है और वहाँ पे उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं है, जहाँ पर बल का प्रयोग किया गया है, तो अनुबंध उस पीड़ित पक्ष की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, वॉइडेबल होता है, जिसकी सहमति उत्प्रेरक द्वारा प्राप्त की गई है। पीड़ित पक्ष यदि चाहे तो अनुबंध का पालन कर सकता है, दूसरे पक्ष से भी पालन करवा सकता है, अगर चाहे तो उस अनुबंध को कैंसिल भी कर सकता है, और अगर पीड़ित पक्ष ने कोई लाभ लिया है तो उसे वो लाभ वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। देखो, उस पक्ष को प्रूफ करना पड़ता है जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, जो ज़बरदस्ती का लॉजिक लगाता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है और उस अनुबंध को वो व्यर्थ ठहराना चाहता है, तो उस पक्ष पर जो ज़बरदस्ती के तर्क पर अनुबंध को रद्द करना चाहता है, उसे साबित करना होगा कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है।